Hello everyone, this is Meenakshi Verma and in this video we are going to continue the same series we had started few days earlier. So उस पर्टिकुलर सीरीज पे हमने ऑलरेडी हम उस पर्टिकुलर सीरीज के 2 पार्ट कर चुके हैं। ये जो पर्टिकुलर सेशन रहेगा उस पर्टिकुलर सीरीज का 3rd पार्ट रहेगा। सो रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि अगर आपने वो 2 पर्टिकुलर पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पहले उन 2 पर्टिकुलर पार्ट्स को देख लीजिए सो दैट कि ये जो पर्टिकुलर सेशन रहे ये आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल रहे, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए MCQs क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि आपका एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से आएंगे अगर आपने उन 2 पर्टिकुलर सेशन को देखा होगा, क्योंकि उन 2 सेशंस में मैंने आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया था इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और इन द फॉर्म ऑफ वन लाइनर्स। सो मैंने ट्राई किया है कि जो कंटेंट मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया था, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दी थी, उसी इन्फॉर्मेशन को अब हम क्या करें, इम्प्लीमेंट करें इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। सो या स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, फ्रॉबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन वॉज हिज डेवलपमेंट ऑफ। जो फ्रॉबल थे उन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया था उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल स्कूल से रिलेटेड था, किंडरगार्टन से रिलेटेड था, पब्लिक स्कूल से रिलेटेड था या लैटिन स्कूल से था? सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज किंडरगार्टन। फ्रॉबल का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिलेटेड टू किंडरगार्टन। किंडरगार्टन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था? फ्रॉबल ने दिया था। एंड जब मैंने आपको ये कंटेंट की फॉर्म में ये क्वेश्चन करवाया था तो वहाँ पे भी मैंने आपको इसको स्टार मार्क करवाया था बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज हु वॉज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अगर हम बात करें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? स्किनर, वॉटसन, पावलोव और थॉर्नडाइक। अगर हम इन चारों में से बात करें तो जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी वो दी थी हमारी पावलोव ने। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज पावलोव। तो अगर हम बात कर लेते हैं बाकी हमारे ऑप्शंस की, तो अगर हम बात करें स्किनर की, स्किनर ने क्या किया था? एक हमारी थ्योरी थी दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आपने याद रखना है, अगर मैं आपको बोलूं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी तो इट वाज गिवन बाय पावलोव। अगर आए ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो किसने दी थी? तो इट वाज गिवन बाय स्किनर। नेक्स्ट अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? तो थॉर्नडाइक ने दी थी हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी गिवन बाय थॉर्नडाइक। उसके बाद अगर हम बात करें वॉटसन की, वॉटसन जो थे वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे एंड इन्होंने क्या किया था? इन्होंने साइकोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को प्रोवाइड किया था। एंड बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आता है, कई बार आपको बस ऐसे दिया जाता है कि साइकोलॉजी क्या है? ये साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ व्हाट, ठीक है, तो साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय वॉटसन। सो होप सो आपको ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जैसा कि ये क्वेश्चन था कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, हु वॉज द पायनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो पायनियर जो क्लासिकल कंडीशनिंग के थे दैट वॉज पावलोव। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा दैट इज, इफ अ चाइल्ड राइट 16 as 61 and get confused between B and D, this is the case of। अगर कोई बच्चा 16 को 61 लिखे और कंफ्यूज हो जाए बिटवीन बी एंड डी में, उसे पता नहीं लगे कहाँ पे बी लिखना है कहाँ पे डी लिखना है, मतलब उसमें उसको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो ये जो केस है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दिस इज द केस ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। जो बच्चा है, बच्चे को किस चीज़ में प्रॉब्लम है? ये एक तरह का डिसऑर्डर है एंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे फोर्थ क्वेश्चन की, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव आर कंसीडर एज अ प्राइमरी मोटिव। यहाँ पे आपके पास कुछ मोटिव्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि उसमें से प्राइमरी मोटिव्स जो होता है वो कौन होता है? साइकोलॉजिक मोटिव,
psychological motive, I'm sorry, first is physiological motive, second is psychological motive, third is social motive, next is educational motive. तो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी मोटिव की, ठीक है, कि प्राइमरी मोटिव क्या है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज फिजियोलॉजिकल मोटिव जो है वो हमारा प्राइमरी मोटिव के अंदर आता है, ठीक है। तो हमारा जो प्राइमरी मोटिव रहेगा दैट इज फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज द ट्रांसमिशन ऑफ अ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। अगर हम बात करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से, मतलब पेरेंट्स से क्या जा रहा है, वो ऑफस्प्रिंग के लिए वही कैरेक्टर जो हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, या ये किसके थ्रू होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, ठीक है। इसके चार ऑप्शन थे, एनवायरमेंट, जीन, हेरिडिटी, होम्योस्टेसिस, बट इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज हेरिडिटी। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दैट इज रिलेटेड टू जीन, कि जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती हैं, ये हमारी, ठीक है, ये जो प्रोसेस है दैट इज़ हेरिडिटी के थ्रू ये क्या होता है, पास होता है। लेकिन हेरिडिटी में भी क्या होता है, हमारा जो होता है डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर एक स्मॉल सेगमेंट होता है एंड उस स्मॉल सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, जीन, और ये वो जीन है जो पास होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हम बोल रहे हैं ना कि कैरेक्टर जो होता है वो पास होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए, या वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो किसके थ्रू पास होता है, अगर किसके थ्रू पास हुआ तो जीन्स के थ्रू, या वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, तो दैट इज हेरिडिटी। ओके, होप सो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है, एक सेकेंड, होप सो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी जो है समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बाय पियाजे स्टेज ऑफ। अगर एक बच्चा किसी ऑब्जेक्ट या किसी इवेंट के बारे में लॉजिकली सोच पा रहा है तो वो पियाजे की कौन सी स्टेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है ये पियाजे के किस स्टेज के अंदर आता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके जो ऑप्शन है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कोई भी जो बच्चा है वो लॉजिकली सोच सकता है किसी भी इवेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, तो पियाजे से रिलेटेड अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पियाजे क्या थे, कौन सी उनकी थ्योरी थी। तो अगर हम पियाजे की बात करें तो पियाजे के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि जो पियाजे थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। कई बार सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे पियाजे थे वो उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो लर्निंग थ्योरी थी या डेवलपमेंटल थ्योरी थी। तो आपने याद रखना है उनकी जो थ्योरी थी वो डेवलपमेंटल थ्योरी थी, और डेवलपमेंटल में भी अगर हम बात करें कि कौन से डोमेन से रिलेटेड थी तो उनका जो डोमेन था दैट इज कॉग्निटिव डोमेन रिलेटेड टू ब्रेन। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 4 स्टेजेस दी थी अपने डेवलपमेंट में, और वो 4 स्टेज थी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर आपने इनको ये जो 4 स्टेजेस थी वो उन्होंने एज के बेसिस पे दी थी कि कौन सी एज के बच्चे जो होंगे वो सेंसरी मोटर स्टेज में आएंगे, कौन से प्री ऑपरेशनल में आएंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो ये सेंसरी मोटर स्टेज थी ये 0 to 2 ईयर्स, ये जाएगी हमारी 2 to 7 ईयर्स, एंड दिस इज 7 to 11 ईयर्स, एंड दिस इज 7 to above। ओके, अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इफ अ चाइल्ड mental age is 5 years and chronological age is 4 years, then what will be the IQ of a child? ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया है आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब
आप ये मान के चल सकते हो कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली मिल ही जाता है। तो आपने देखना है कि जो हमें किसी भी आईक्यू से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है कि कई बार आपको क्या दिया जाता है, वैल्यू दे दी जाती है कि जैसे मान लो आपको बोल दिया कि 32 आपका 50 तक किसी बच्चे का आईक्यू है, तो आपको बताना है कि बच्चा किस रेंज में आएगा, वो गिफ्टेड स्टूडेंट है, मेंटली रिटार्डेड है, एवरेज है, ठीक है, या बिलो एवरेज है। इस तरह से आपको एक रेंज दे दी जाती है, या आपको इस तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जो आईक्यू जो टर्म है वो किसने दी थी, ठीक है, या आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है कि एक जो चाइल्ड है उसकी जो मेंटल एज है दैट इज 5, ठीक है, बट द क्रोनोलॉजिकल एज इज 4। तो आपको बताना है कि उस बच्चे का जो आईक्यू है वो कितना होगा। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है। पहले हम ऑप्शन की बात कर रहे थे, ऑप्शन इज 125, 80, 120 एंड 100। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने आईक्यू निकालना है, आईक्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आईक्यू निकालने के लिए पहले आप लिखोगे उसकी मेंटल एज। मेंटल एज कितनी दी गई है आपको, 5, तो हम करेंगे 5, ठीक है, 5 अपॉन, फिर क्या दी गई है आपको, क्रोनोलॉजिकल एज, बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है 4, मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम है, तो अगर हम यहाँ से बात करें तो अगर आपने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, जब भी आपको आईक्यू कैलकुलेट करने के लिए आए तो आपने आईक्यू इस तरह से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने बच्चे की क्या लिखनी है, मेंटल एज लिखनी है, डिवाइडेड बाय हिज क्रोनोलॉजिकल एज एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसको कट करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे 25 आ जाएगा, एंड 25 इंटू 5 इक्वल्स टू 125। तो जो हमारा जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का दैट इज 125। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें, द फादर ऑफ साइको एनालिटिक इज, अगर हम बात करें साइको जो एनालिटिक थ्योरी है वो किसने दी थी, तो साइको एनालिटिक जो थ्योरी थी दैट वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रूड, ठीक है। जो हमारे सिगमंड फ्रूड थे उन्होंने क्या किया था, जो साइको एनालिटिक जो थ्योरी थी वो दी थी। अगर हम बात करें इस थ्योरी को में उन्होंने क्या किया था, पर्सनैलिटी को साइकोसेक्सुअल बेसिस पे उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था। 3 स्टेजेस दी थी, दैट इज इट, ईगो एंड सुपर ईगो। ये जो थी ये स्टेजेस थी या ये लेवल थे पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड थ्योरी। ओके, अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट। एक जो टीचर है वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को किस तरह से मोटिवेट कर सकता है, बाय गिविंग सुटेबल प्राइज, बाय गिविंग प्रॉपर गाइडेंस, बाय गिविंग एग्जाम्पल, बाय डिलीवरिंग स्पीच इन द क्लास। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं साइकोलॉजी के जो आप अपने जनरल इंटेलिजेंस से या जनरल थिंकिंग से आप ये बता सकते हो कि इसका क्या सुटेबल आंसर रहेगा, और आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के लिए जाना है, क्योंकि यहाँ पे हो ही सकता है आपको 2-3 ऑप्शन जो है वो आपको राइट आंसर लगे, तो लेकिन आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए जाना है। जैसे कि इस क्वेश्चन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। तो मोटिवेट करने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि बच्चों को आपने री इन्फोर्स करना है, ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों को आपने क्या करनी है, री इन्फोर्समेंट देनी है। री इन्फोर्समेंट में भी आता है कि आप बच्चों को क्या करोगे, हर क्वेश्चंस के बाद री इन्फोर्स करोगे, या कुछ एक पर्टिकुलर टाइम सेट करोगे उसके बाद रीइंफोर्स करोगे, या कुछ क्वेश्चंस का नंबर सेट करोगे उसको रीइंफोर्स करोगे। और रीइंफोर्स करने के भी अपने तरीके होते हैं, आप कैसे कैसे रीइंफोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप बच्चे को क्या करोगे, आप प्राइज दोगे, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा कि नहीं इसके बाद मेरे को क्या करना है, अगर मैं ये करूँगा तो मेरे को प्राइज मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो राइट आंसर दिया गया है इसमें दैट इज ऑप्शन ए। दो गिविंग अ प्रॉपर गाइडेंस कैन ऑल्सो बी द राइट आंसर, बट या जो आपके आंसर की है या जो इसका जो करेक्ट आंसर है जो मैंने गूगल पे भी चेक किया है दैट इज ऑप्शन ए। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन ए के साथ जाना। नेक्स्ट इज स्लो लर्नर। स्लो लर्नर whose educational attainment falls below their natural abilities are called। वो स्लो लर्नर्स जिनकी जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वो उनकी नेचुरल एबिलिटी से भी अगर कम होती है तो उन स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड, डेलिक्वेंट चाइल्ड और मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, बैकवर्ड चाइल्ड। और आपको कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि बैकवर्ड चाइल्ड क्या होते हैं। बैकवर्ड चाइल्ड्स जो होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं जिनकी जो एजुकेशनल अटेनमेंट होती है उसको अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या होती है, वो लो होती है उनके, मतलब किसी अगर अदर से हम उनके पीयर ग्रुप से अगर हम कंपेयर करें तो उनकी जो अटेनमेंट जो होती है एजुकेशनल अटेनमेंट वो कम होती है। ओके, सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विगोस्की emphasizes the significance of role played by which of the following factor in the learning of children। मीन्स इनका कहना था कि जो विगोस्की की जो मेनली जो थ्योरी थी, ठीक है, उसमें इन्होंने बच्चों की जो है लर्निंग की बात की है, बट वो जो लर्निंग है उसमें उन्होंने मेनली किस फेजेस की बात की है, ठीक है, किस से रिलेटेड थी, मतलब उनकी विगोस्की की जो मेनली जो थ्योरी थी वो किस चीज़ से रिलेटेड, किस फैक्टर से रिलेटेड थी वो, ठीक है। इट वॉज हेरिडिटरी, मॉरल, फिजिकल और सोशल, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ी होगी विगोस्की की थ्योरी तो आपने पढ़ा होगा कि जो विगोस्की की जो मेनली जो थ्योरी थी दैट इज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी सोशल। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन 12 की, एंड क्वेश्चन 12 इज इंक्लूसिव एजुकेशन इज, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट इज celebrate diversity in the classroom. Next is encourage strict admission procedure. Next is include teacher from marginalized group. Next is all the above. सो आपको बताना है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी तरह की एजुकेशन होती है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स के लर्नर को, ठीक है, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम एक ही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उनकी क्या करते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। ओके, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग a teacher can install moral value in children by। अगर हम बात करें कोहलबर्ग थ्योरी की, जैसा कि आपको पता है कि कोहलबर्ग जो थ्योरी है दैट इज रिलेटेड टू मॉरल डेवलपमेंट। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंगली जो एक टीचर है वो एक बच्चे में मॉरल डेवलपमेंट कैसे आप बोल सकते हो डेवलप कर सकता है, बाय गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजनस टीचिंग करवा के, लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, या उनको बताए बिहेवियर के क्लियर रूल कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अच्छे बिहेवियर के रूल है, ये अच्छे बिहेवियर के रूल नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो वो एक गुड बिहेवियर में काउंट होगा, इस तरह के कुछ रूल्स बता दे, या इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल वैल्यू, या बच्चे को इंक्लूड करे, इन्वॉल्व करे, अगर मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कोई एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दो क्लास में तो उस पे बच्चों के डिस्कशन करवा दो कि किस बच्चे का क्या सोचना है, आप अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, है ना, एज अ टीचर। या फोर्थ, गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, या बच्चे को एक प्रॉपर आप इंस्ट्रक्शन दोगे कि बच्चे ने किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करना है। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंगली एक जो टीचर है वो बच्चों में मॉरल डेवलपमेंट की वैल्यू को कैसे बढ़ा सकता है या डेवलप कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशन ऑन मॉरल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर गिवन बाय। अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस की तो वो किसने दी थी, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी ये दी थी हमारे किसने, ये दी थी हमारे पियाजे ने। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, कोहलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट, स्किनर, ऑपरेंट कंडीशनिंग, एरिक्सन ने हमारी एक साइको सोशल थ्योरी दी थी, ठीक है, साइको सोशल थ्योरी से रिलेटेड थी हमारी एरिक्सन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, एंड क्वेश्चन 15 इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज इज।
मतलब अगर हम एक मीनिंगफुल वर्ड की बात करें लैंग्वेज में तो वो क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, तो दैट इज मॉर्फीम। ठीक है, मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। ठीक है, मीनिंगफुल लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है दैट इज मॉर्फीम। अगर हम बात करें फोनीम, फोनीम क्या होता है, फोनीम क्या होता है कि जैसे मान लो हम एक वर्ड लिख रही हूँ मैं हैट, तो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। जैसे हैट में एच की आवाज़ आएगी, ए की आवाज़ आएगी, टी की आवाज़ आएगी, दैट इज फोनीम। सिंटेक्स क्या होते हैं, हम बात करेंगे रूल, कि जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखना हो तो सेंटेंस का एक पर्टिकुलर रूल होता है, तो दैट इज व्हाट, सिंटेक्स। ओके, अब जाएंगे हमारे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। हमारा जो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये इस पर्टिकुलर सीरीज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा। अगेन बोलूँगी कि अगर आपने मेरी प्रीवियस 2 वीडियोस को देखा है तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने उन्हीं पर्टिकुलर सेशन उन्हीं पर्टिकुलर टॉपिक से इंक्लूड किए हैं। जैसा कि हमारा आज का भी जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक वहीं से लिया गया एक क्वेश्चन है, दैट इज द इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रमोटेड बाय। ठीक है, 2 टर्म आपने याद रखनी है, इट वॉज नॉट गिवन बाय, इट वॉज प्रमोटेड बाय। ठीक है, तो इट वॉज गिवन बाय कोहलर, मैंने आपको पहले भी बताया था इंसाइटफुल लर्निंग की जो थ्योरी थी इट वॉज गिवन बाय कोहलर, नॉट कोलबर्ग, इट्स कोहलर। ठीक है, कोहलर ने ये थ्योरी दी थी एंड इट वॉज प्रमोटेड बाय गेस्टॉल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी ऑप्शन में मैंने ये आपको ये बहुत बार करवा दिया, पेवलॉफ इन्होंने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर इन्होंने दी थी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग। अगर हम बात करें वुंट की, ये विलियम वुंट है जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ओ नहीं होगा यहाँ पे, WUNDT होगा। वुंट, वुंट जो थे वो हमारी फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है हम कहते हैं, हमारी जो फादर ऑफ साइकोलॉजी होते हैं वो कौन है, दैट इज जो विलियम वुंट थे वो हमारे फादर ऑफ साइकोलॉजी थे, और इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन आए कि हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी या हु इज़ द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो दैट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या साइकोलॉजी के फादर है वुंट, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग, इट वॉज गिवन बाय गेस्टॉल्ट। सो या इतना था इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।